कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हमारे कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड के ऑनरी जनरल सेक्रेटरी नितिन सर, इनका बहुत बड़ा योगदान है, जिनके ही प्रयासों से आज सभी हम लोग ऑनलाइन वर्कशॉप में पूरे देश के खिलाड़ियों से जुड़ रहे हैं। चाहूंगा कि नितिन सर हेलो सभी को नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम पर रखे। हेलो सभी को नमस्कार। हाँ सर, आवाज आ रही है? सभी को नमस्कार, खास करके श्री मनप्रीत जी को स्वागत है ई कबड्डी व्हाट्सएप में। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीमती मीनू शाह, सेक्रेटरी त्रिपुरा कबड्डी एसोसिएशन। मैं उनका भी कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड की ओर से और तमाम टेक्निकल ऑफिशियल और खिलाड़ियों की ओर से स्वागत करते हैं। और जो भी इसमें ऑफिशियल्स, कोचेस, खिलाड़ी जुड़े हुए हैं, मैं आप सबों का स्वागत करते हैं इस व्हाट्सएप का आज में। और श्री मनप्रीत सिंह जी का जो अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। श्री मनप्रीत सिंह स्पोर्ट्स अधिकारी है ओएनजीसी में, गुजरात फॉर्च्यून के प्रो कबड्डी के कोच हैं और स्वयं भी एक खिलाड़ी रहे हैं। और अपने जमाने में इनका एक नाम चलता था कि आज मनप्रीत इस टीम में आया तो उसका गाना ही इनका नेम खेम और इनके बारे में बताने की हमें जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। मैं मनप्रीत जी का पुनः एक बार स्वागत करते हैं झारखंड कबड्डी संघ की ओर से। धन्यवाद सर। विकास जी, आपका भी स्वागत है। आपका चैनल लगातार इस कबड्डी को आगे बढ़ाने में और कबड्डी एसोसिएशन झारखंड को सपोर्ट जो कर रहे हैं, और पूरे देश में आपका जो यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, इसका स्वागत है विकास जी, आपके और आपकी टीम का। थैंक यू सर। थैंक यू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। मीनू साहब पता नहीं अभी लाइन पे। हेलो मीनू साहब, मैडम से बात हो रही है क्या? हेलो हेलो जी जी मीनू शाह मैडम, मीनू शाह फ्रॉम त्रिपुरा। हेलो, हमारे अध्यक्ष महोदय कबड्डी एसोसिएशन झारखंड के श्री राजेंद्र मिश्रा जी का भी स्वागत है। मदन राज जी का स्वागत है जो धनबाद के सेक्रेटरी हैं। धन्यवाद। विकास जी आगे बढ़ाइए कार्यक्रम को। हेलो मनप्रीत सर। जी नमस्कार सर, आप अपना आज का कार्यक्रम शुरू करें। स्टार्ट करें? हाँ तो स्टार्ट करें सर। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, मेरे पूरे देशवासी को और ऑल वर्ल्ड जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए दर्शक हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सेफ रहें अपने घर पे, क्योंकि कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में बहुत आप सभी देख ही रहे हैं टीवी न्यूज पे कि आंखों से पानी आ जाता है जो हालात बने हुए हैं। तो सभी से हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि जब तक लॉकडाउन गवर्नमेंट ने किया हुआ है तब तक आप अपने घर पे रहें और सेफ रहें। अभी कबड्डी की बात करते हैं दोस्तों। देखो, कबड्डी के अंदर मेरा जो जर्नी थी वो आप सभी को पता है कि 97 से लेके अब तक खेलता रहा हूं मैं कबड्डी, और पिछले 2-3 साल से गुजरात फॉर्च्यून जेंट्स के साथ जुड़ के कोचिंग भी की है। सो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और कैसे टीम को मोटिवेट करता हूं या फिर कैसे ट्रेनिंग कराता हूं या मैंने खुद कैसे ट्रेनिंग की है। सो 5-10 मिनट 15 मिनट आप ध्यान से सुने और आपको अच्छा लगे तो प्लीज बाकी दूसरे प्लेयरों को भी गाइड करें इस चीज के लिए, और अच्छे से उनको प्रेयर करें कि आगे बढ़े, अपनी लाइफ में अचीवमेंट हासिल करें, देश के लिए खेलें कबड्डी में। सो कबड्डी में मैंने दोनों एक्सपीरियंस किए हैं, खेला भी हूँ और कोचिंग भी की है। सो दोनों बहुत जमीन आसमान का फर्क है कोचिंग में और खेलने में। जब खेलते थे तब कोच की डांट खा के तो
कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं था, क्योंकि सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच की होती थी। हमारा काम था सिर्फ खेलना, ट्रेनिंग करना, अच्छी सी रेस्ट करना, डाइट लेना और सो जाना, है ना। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच की होती थी। तब इन चीजों के बारे में पता नहीं था, तो कोच डांट देते थे, मार देते थे। सो ऐसे चलता रहा। लेकिन आ, जब मैं खेलता था उस टाइम मोटिवेशन हमारे कोच करते थे या हमारे सीनियर प्लेयर करते थे। सो वो एक्सपीरियंस मेरे को अभी कोचिंग में बहुत काम आया मेरे। सो अलग अलग टीमों में खेला हूँ मैं। ज्यादातर पंजाब की टीम से खेला हूँ नेशनल, और फिर सीआरपी टीम में खेला हूँ 3-4 साल। अपने ई प्रसाद राव को साहब के नीचे साई में बहुत खेला हूँ, और ओएनजीसी के लिए बहुत सारे मैच खेला हूँ। सो वहां से हमें जैसे मोटिवेट किया जाता था, वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा। कि जब हम खेलते थे तो कोच बार बार एक ही बात बोलते थे कि आपको जितनी हो सके उतनी अच्छी ट्रेनिंग करनी है, और ट्रेनिंग के साथ साथ अच्छी डाइट लेनी है, अच्छी रेस्ट करनी है। सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस खेल पे होना चाहिए, तभी आप एक अच्छी परफॉर्म कर पाओगे, है ना। वही हमने किया है। और बहुत सारे जो हमारे सीनियर प्लेयर्स रहे हैं उनके साथ खेला हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। संजीव कुमार रेलवे से खेलते थे, उनके साथ खेले हैं, और बीसी रमेश के साथ खेले हैं, और नप्पा जी के साथ खेले हैं, राम मेहर सिंह के साथ खेले हैं, शमशेर सिंह हरियाणा पुलिस में है, उनके साथ खेले हैं। सो बहुत अच्छे अच्छे कोचों के नीचे ट्रेनिंग की है। सो जो 20-25 साल का एक्सपीरियंस मिला है, वो अभी काम आ रहा है कि कैसे। हेलो। कि कैसे कैसे प्लेयरों को मोटिवेट किया जाए या कैसे टीम बनाया जाए, है ना। प्रो कबड्डी अभी बहुत ज्यादा टीवी पे खेली जाती है और देखी जाती है। सो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कबड्डी के लिए शायद इससे बड़ा कुछ और नहीं है। सो हर प्लेयर का, हर एक स्पोर्ट्समैन का सपना है कि वो प्रो कबड्डी खेले। पहले हेलो हेलो सर बोलिए, आवाज आ रही है आपकी सर। आ रही है, ओके। सो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है प्रो कबड्डी, है ना। उसमें खेलने के लिए आपको जितने भी ऑल ओवर इंडिया से हमारे कबड्डी प्लेयर्स हैं जो नए नए कबड्डी सीख रहे हैं कोचों के नीचे, सो उनको छोटे छोटे टिप्स हैं, वो अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें, और ट्रेनिंग में अपने अच्छे कोच के पास ट्रेंड हो रहे हैं। सो वहां पे ये आप खेलोगे तो आपको बहुत काम आएंगे। देखो, जो स्पोर्ट्समैन होता है उसके 2-3 जो चीजें हैं उनको वो बहुत ध्यान में रखनी चाहिए, खास करके कबड्डी प्लेयर्स को, क्योंकि ये एक बॉडी कांटेक्ट गेम अब हम सभी को पता है, और इसके अंदर इंजरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, चाहे वो डिफेंसर है चाहे वो रेडर है, ठीक है। सो इंजरी इंजरी से बचने के लिए आपको अच्छी ट्रेनिंग, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कि हमें किस लेवल पे कैसी ट्रेनिंग करनी है। जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो तब आपको ज्यादा सीरियस प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, और जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो आपका एक्सपीरियंस होता जाता है गेम में। सो वो फिर आपको इंजरी बहुत कम आती है। जब स्टार्टिंग में आप पता नहीं होता आपको, सो तब इंजरी शायद ज्यादा आती है। तो अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है कोचिंग का, जब मेरे को प्रो कबड्डी में गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स ने मौका दिया कोचिंग करने के लिए, सो हमने एक टीम बनाई, और टीम में बहुत सारे यंग लड़के थे, नए बच्चे थे। तो मेरे को वहां पे बहुत सारा एक्सपीरियंस जयवीर शर्मा जी से मिला, और मेरे साथ नीर गुलिया जी हैं। सो हमने सभी ने मिलके एक गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स एक नए बच्चों की टीम बनाई, जिसके अंदर बहुत ही नए चेहरे थे, जिनको लोग जानते तक नहीं थे। सो उन प्लेयरों को मोटिवेट करना
और उनसे परफॉर्मेंस लेना एक कोच का बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है कोच के आगे कि नए नए बच्चों को कैसे ट्रेन करें और उनसे मैच में कैसे परफॉर्मेंस लें। और जब खेलते थे तब इन चीजों के बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन जब कोचिंग में आए तब पता चला कि कोच की कितनी बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो सबसे पहले तो जो नए बच्चे होते हैं, आपको उनके साथ बहुत अच्छी आपकी बॉन्डिंग होनी चाहिए, आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ये पहले वाला टाइम नहीं है। पहले कोच मार देते थे और पुराने बच्चे जो मेरे बैच के थे या मेरे से पहले भी थे प्लेयर कबड्डी के, वो बहुत मार खाते थे कोच की। सो हमने भी बहुत खाई है, लेकिन आज ऐसा टाइम नहीं है। आज आपको डंडे मारने की बजाय प्यार ज्यादा जरूरी है बच्चों से करना। आप जितना प्यार करोगे शायद उनको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पहले जमाने में हमने बहुत मार खाई है। सो अभी आपकी एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए प्लेयर्स के साथ, और जब वो अच्छी हो जाएगी तो आपको वो अपनी दिल की बात भी बता पाएंगे कि इस चीज में हमें ज्यादा परेशानी आ रही है कबड्डी सीखने में, या फिर ये स्किल हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर कोच को बड़ा मजा आएगा उसको सिखाने में भी। सो ये सभी कोचेस को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मेरे से तो सारे ही अच्छे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आज के टाइम, लेकिन जो छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने पिछले 3-4 साल में किया है, मैं वो अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ कि आप जो नए बच्चे हैं और जो हमारे एज के हैं जो खेल रहे हैं अभी, जब आप उनके कोच बनते हो तो आपको बहुत ध्यान देना होता है कि आप सभी के साथ एक जैसा बिहेवियर रखें अपना। बड़ों के साथ या छोटों के साथ अलग अलग आपका बिहेवियर नहीं होना चाहिए, और जब आप ट्रेनिंग करा रहे हो तो एक जैसा होना चाहिए कि जिसमें जो नए 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 बच्चे हैं वो आपको अच्छे से समझ पाए। सो वो तभी समझ पाएंगे जब आप उनसे प्यार करेंगे। सो प्यार जब हो जाएगा दोनों साइड से, कोच का भी और प्लेयर्स का भी अच्छा रिश्ता हो जाएगा, तब सीखने में और परफॉर्मेंस जब वो देंगे तो आपको एक अलग से सेटिस्फेक्शन मिलेगी, अलग से खुशी मिलेगी। तो अब ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो ट्रेनिंग सभी जो प्लेयर्स हैं, आपके पास एक टीम है, उनका सभी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगा, वो सभी की डाइट भी अलग होगी। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि हम अभी सपोज करो हमारे पास 20 प्लेयर्स हैं और हम सभी को एक ही डाइट दें, क्योंकि सभी की हाइट, बॉडी वेट सभी का अलग अलग होता है। सो सबसे पहले तो जो अच्छे डाइटिशियन हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनसे सलाह लेके उनकी डाइट तैयार की जाए। उसके बाद जो अच्छे ट्रेनर्स हैं उनको साथ मिला के कोच को एक अच्छी ट्रेनिंग प्लान करनी चाहिए कि ये ट्रेनिंग हम कराएंगे। फिर उसके बाद अलग अलग सेशन का टाइम रखना चाहिए, और साथ साथ में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप दिन रात उनको गधों की तरह प्रैक्टिस ही करा रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो प्लेयर के मूड के हिसाब से ट्रेनिंग होनी चाहिए, और जो कोच होता है उसको पता होना चाहिए कि आज मेरे पूरी टीम थकी हुई है या रिलैक्स है, या आज मैं इन पे कितना लोड डाल सकता हूँ या नहीं डालना है। सो अगर आप इस हिसाब से अगर ट्रेनिंग कराओगे तो आपकी टीम कभी पीछे नहीं हटेगी, वो आगे बढ़ते रहेगी, वो ग्रोथ ही करेगी जिंदगी में। सो जो मेरे जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल खेले हुए प्लेयर जो घर पे बैठे हैं, सभी ऑल ओवर इंडिया में एकेडमीज आजकल, बहुत खुशी की बात है कि पूरे इंडिया में जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं या नेशनल खेले हुए हैं, वो सभी एकेडमीज डाल के अलग अलग स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में चला रहे हैं। सो बहुत अच्छी बात है, और नए नए टैलेंट लेके आ रहे हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप जो आपके पास बच्चे नए सीखने के लिए आते हैं, या आपके पास 6 मंथ से या 1 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, सो आप उनको प्रॉपर डाइट एक चार्ट बनाएं उनकी बॉडी और वेट के हिसाब से, फिर आप उनको वो डाइट दें। उसके हिसाब से आप एक ट्रेनर अच्छा हायर करें, क्योंकि मैंने देखा है कि
पहले जमाने में होता था कि कोच ही ट्रेनर होता था, कोच ही बेचारा डॉक्टर होता था, कोच ही मसाजर होता था, कोच बहुत सारे रोल अदा करता था पुराने जमाने में। लेकिन वो टाइम आज नहीं है, आज बहुत डिफरेंट है और बहुत फॉरवर्ड है, बहुत फास्ट रहना पड़ेगा आपको। कोच का काम है जो टेक्निक है उसके ऊपर काम करना और उसके साथ साथ सारी चीजों का ध्यान रखना। सो नए बच्चों से जब हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, उनको मोटिवेट आप करते हो, तो उनको हमेशा एक ही बात बोलनी है। उनको कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि आज कोच ने मेरे को डांट दिया, कल से मैं नहीं आऊंगा। सो उनको बड़े प्यार से समझाना है, प्यार करना है कि बेटा देखो आप ये काम कबड्डी खेलना स्टार्ट किया आपने, तो इसके अंदर ये बॉडी कांटेक्ट गेम है, इंजरी बहुत ज्यादा आएगी आपको अगर आप अच्छे से फिटनेस नहीं करोगे। तो वो कभी हो ही नहीं सकता, वो ना करे, वो करेगा। उसके साथ साथ उसको बोलना है आप किस चीज में ज्यादा अच्छा कर सकते हो। वो बोलेगा जी मैं ये चीज ज्यादा अच्छी करता, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि उस बच्चे को क्या स्किल सिखानी है, अभी इसके मेथड क्या है। टो टच मारता है तो टो टच की रीच कैसे उसके अंदर हमें पहले से ज्यादा करनी है, जिसको अच्छे से कर पाए वो। हैंड टच मारता है तो उसकी रीच कैसे बढ़ेगी, उस पे हमें काम करना है। सो बोनस अच्छी करता है तो वो और अच्छी करे, उस पे हमें फोकस करना है। जो डिफेंस में है उनको वैसे ट्रेंड करना है ना। सो सभी प्लेयर की क्वालिटी अलग होती है, सभी प्लेयर की खेलने का स्टाइल अलग अलग होता है, सभी प्लेयर की सोच अलग होती है। सो हम जब 20-25 प्लेयर हमारे पास ट्रेनिंग करते हैं, तो हम कोच की एक ही सोच होती है, वो मतलब सोचता है कि सभी मेरे जैसे खेलें या मेरे जैसे डिफेंस करें। ऐसा नहीं होता है, सभी प्लेयर्स की अलग अलग स्टाइल है, अलग सोचना अलग है, गेम में खेलने का उनका टेम्पो टेम्पो अलग है। सो वो चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, और जब आप ये चीजें पे काम करोगे तो आप बहुत अच्छे से उनसे परफॉर्म ले पाओगे। फिर बात करते हैं, ये ट्रेनिंग की बात है, तो ट्रेनिंग में आपको 2 सेशन मेरे हिसाब से बहुत है। लेकिन आज का टाइम ऐसा आ गया है, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में लोग जिम को फिटनेस मानते हैं। सो जिम करो, बहुत अच्छी बात है जिम करना, लेकिन जिम के साथ साथ मेरे हिसाब से आपको जो कबड्डी के अंदर ज्यादा बॉडी कांटेक्ट होएगा, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। जिम पूरे वीक में आप 2 टाइम कर लो तो बहुत ज्यादा है। और उसके साथ साथ जो और बहुत सारी एक्सरसाइज है कबड्डी में, ये तो है नहीं कि खाली ताकत की गेम है। आपकी बॉडी स्ट्रेंथ के साथ साथ आपको अच्छी इंडोरेंस चाहिए, आपको अच्छा स्ट्रेच चाहिए आपकी बॉडी में। जितनी लचक रहेगी बॉडी में उतना अच्छा आप खेलोगे। सो फिर जब मैच टीम आपकी तैयार हो जाती है ट्रेनिंग में, फिर आप मैच में लेके जाते हो टीम को। सो उस टाइम मेरे हिसाब से सबसे पहले कोच अपनी टीम को इकट्ठा करके यही बताता है कि हमें कैसे खेलना है, ये हमारी प्लानिंग है या ये स्ट्रेटेजी है, दूसरी टीम को हमें ऐसे ऐसे हम खेलेंगे दूसरी टीम के खिलाफ। और दूसरी टीम के पास अच्छा डिफेंस है, अच्छे रेडर्स हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। सो ये सभी करते हैं और करना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे पहले तो आपकी टीम, आपको ये पता होना चाहिए कोच को कि आप किस प्लेयर को 7 में उतारने वाले हैं। और 7 प्लेयर जो खेलने वाले हैं, उसके अलावा जो बेंच पे बैठे हैं, वो स्ट्रेंथ आपकी कैसी है, क्योंकि इस गेम में कुछ पता तो है नहीं कब किसको कहाँ पे चोट लग जाए। सो दूसरी बात, जब आपकी टीम खेलने जाती है तो आप उनको सिर्फ एक ही बात बोल के ग्राउंड में उतारो कि हार जीत गेम का एक पार्ट है, कोई बात नहीं, हार जाएंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन बेटा आपको जो आपके अंदर आ, आप इतनी मेहनत करके आए हो, जो आपके पास स्किल है, आप उस पे खेलो, सिर्फ उस पे फोकस करना है, हार जीत पे फोकस नहीं करना है। तो फिर वो टीम बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो जब वो खेलने जाते हैं ग्राउंड पे, और उसमें बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते हैं कि थोड़े से उनका विल पावर है वो कमजोर होने लग जाती है, वीक होते हैं। सो
उनको भी उठाना है साथ में, उनको हमेशा यही बात बोलनी है। वो कोच को पता होता है कि कौन कहाँ पे कितना वीक है। सो उनको सिर्फ यही बात बोले कि बेटा तेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं, तू तो बहुत अच्छा है, ये स्किल तेरे से अच्छा कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है, सिर्फ तेरे को ही करनी है। सो जब मैच चलता है, मैच के अंदर सिचुएशंस बहुत अलग होती हैं, बहुत सारी अलग अलग मूवमेंट पे अलग अलग सिचुएशंस आती रहेंगी। वो सब चीज पहले आप ट्रेनिंग में करके आए हो, सिचुएशन के हिसाब से आपने ट्रेनिंग की है, और मैच में भी वही सिचुएशंस आएंगी। तो फिर वहां पे आपको जो कैप्टन और कोच का तालमेल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कोच का और कैप्टन के साथ आंखों आंखों में ये इशारा हो जाना चाहिए कि कोच ने क्या बोला है और क्या मेरे को टीम से करवाना है। अगर वो आपकी इतनी अच्छी कांटेक्ट हो जाए, इतनी अच्छा आपकी बॉन्डिंग हो जाए, तो फिर तो मजा ही आ जाए गेम का। लेकिन आपके पास फिर भी बहुत सारा टाइम होता है। जब आपका रेडर दूसरी टीम पे रेड करने जाता है तो आप अपने टीम को बता सकते हो बोल के कि अभी ये काम करना है, लेकिन उस टाइम आपकी टीम सिर्फ और सिर्फ आपकी बात सुने और फिर वो खेले। सो जो एक दो प्लेयर ऐसा होता है जो थोड़े से सिचुएशन के हिसाब से डर जाते हैं, तो वहां पे उनको मोटिवेट करना है, साथ साथ में ये भी बोलना है कि आपसे अच्छा नहीं है कोई, आपको ये करना ही है। और दूसरा, उस प्लेयर को ये भी पता होना चाहिए कि ये गलती मैंने एक बार कर दिया और कोच ने मेरे को बोल दिया, नेक्स्ट टाइम मैंने ये गलती की तो कोच मेरे को बोलेगा नहीं, बाहर बिठा देगा। तो वो 101% नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करेगा। अगर वो बार बार वही गलती करता है तो फिर आप अच्छे कोच तभी हो अगर आप उसी टाइम उसको चेंज कर दोगे। अगर आप नहीं करोगे तो इसका मतलब उसका ध्यान नहीं है उस बच्चे का गेम में। सो ये सिचुएशन आती रहेगी मैच में। जब डू एंड डाई रेड आती है तो वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कई बार आपके प्लेयर आपकी उनकी डू एंड डाई या दूसरी टीम की आपकी साइड, और आपके तीनों रेडर अंदर हैं, दो रेडर अंदर एक डिफेंस अंदर है, तो आप जल्दी से उनको चेंज करते हो, रेडर को बाहर लेते हो, डिफेंस को अंदर लेके आते हो। तो वहां पे दूसरी टीम को ये देखना चाहिए कि इतना टाइम उनको देना नहीं है कि वो चेंज कर पाए, परसू रेड कर देनी चाहिए। अगर वो परसू रेड नहीं करते हैं तो फिर दूसरी टीम ज्यादा हैवी हो जाती है, चेंज करके डू एंड डाई रेड पे वो अपना डिफेंस सेट कर लेती है। सेट कर लेती है तो ये सिचुएशन तो चलती है गेम में, हम सभी को पता है कि क्या क्या सिचुएशन आती है। लेकिन फिर भी आ, कहीं ना कहीं ऐसी कोच की सोच ऐसी हो जाती है कि वो ज्यादा विश्वास करता है किसी एक प्लेयर पे, और उससे अच्छे बेंच पे बैठ जाते हैं, उनको मौका नहीं मिलता, या कोच उनको टाइम पे यूज नहीं कर पाता, वो एक सिचुएशन आ जाती है। सो वहां से निकालने के लिए भी आपको मोटिवेशन करना होगा, बहुत मोटिवेट करने होंगे प्लेयर को कि बेटा ऐसा नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको भी मौका मिलेगा। सो ये सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है कोच की जॉब मेरे हिसाब से, प्लेयर की बजाय। प्लेयर थे तो हार जाते थे, कभी भी कोच आके दो गाली सुनाता था या मार देता था तो जाके बड़े आराम से सो जाते थे, कभी कोई टेंशन लेते नहीं थे। लेकिन जब आप कोच बने हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वहां पे प्लेयर से ज्यादा कोच की हार्ट बीट ज्यादा फास्ट रहती है। और अभी अग्रेशन की बात करते हैं, ये गेम ही अग्रेशन का है हमारा। मैंने बहुत सारे कोच देखे हैं लाइफ में जो बिल्कुल आराम से बैठे रहते हैं, उनको टीम हार रही जीत रही उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर ऐसी कोचिंग का क्या फायदा? मेरा मानना है कि अगर आपकी टीम खेल रहे हैं, 7 प्लेयर अंदर खेल रहे हैं, तो 8वें आप हो। वो टीम, वो प्लेयर सिर्फ सिर्फ आपको देखते हैं जब भी उनके ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है, और उस टाइम कोच ऐसे करके बैठ जाएगा तो वो क्या करेंगे? तो वहां पे आपको अग्रेशन दिखाना है, उनको हमेशा ये महसूस कराना, नहीं कंटिन्यू लगे रहो बेटा, जीतेंगे हम, कोई बात नहीं। उनकी 10 नंबर की लीड है तो कोई बात नहीं, हम 2 रेड में पूरी करेंगे, आप लगे रहो। जब आप ये एग्रेशन दिखाते हो तो प्लेयर भी वहां खेलते टाइम ये सोचता है कि यार कोच हमारा अभी भी हम पे ये विश्वास कर रहा है कि अभी हम जीत के दे देंगे।
तो वो और अच्छी लगन से खेलते हैं अंदर। तो बाकी आप पूछो और क्या पूछते हो ब्रदर, जितना कि मेरे को आता है वो मैंने आपको बताया है। हेलो विकास, तो हेलो। आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सलील, आप एक बार अनम्यूट कर दीजिए। मनप्रीत जी, मैं आरडी कौशिक दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपको एक कोच कंसल्टेशन का एक रेट का टाइम मिलता है? हाँ जी सर। कोच कंसल्टेशन का, मैच के दौरान कोच कंसल्टेशन का एक पीरियड का एक टाइम मिलता है आपको, कोच को, जी जी तो अपनी टीम के साथ आप कंसल्ट करते हैं। जी। क्या वो एक सफिशिएंट है या उसमें कुछ बदलाव करना चाहिए, एक से ज्यादा बढ़ा देना चाहिए? अब पहले तो बड़ा मुश्किल था क्योंकि प्रो कबड्डी में बोलने नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो खुला टाइम दे दिया है, जब भी आपका रेड करने जाता है तो आप अपनी टीम से बात कर सकते हैं। तो अभी तो बहुत है टाइम, इतना टाइम तो एक कोच कंसल्टेशन से आप संतुष्ट हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल मैं तो संतुष्ट हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा कोचिंग अगर कोई कोच कोचिंग करेगा तो वो आपकी टीम डिस्टर्ब ही होगी, अच्छा नहीं खेल पाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। ओके। और किन्हीं को कोई सवाल है तो पूछिए। हेलो हेलो। जी 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 सर। इंदौर से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बोलिए सर, थोड़ा ऊंची ऊंची बोलिए सर। कोच साहब, आपसे निवेदन है जी 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 सर। कि एक टीम तैयार करने के लिए जी सर। सुबह और शाम को उसका मतलब हम उसका ग्राउंड लगाते हैं, हम लोग टाइमिंग जी लगाते हैं, तो उसके लिए वार्म अप कितना करने चाहिए, रनिंग कितनी लगवानी चाहिए खिलाड़ी को बनाने के लिए, कितने डिप्स लगाने चाहिए, कितने दंड लगाने चाहिए और कितने हाँ, किलोमीटर रनिंग लगाने चाहिए सर? देखो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो कोच है ना, उसको स्किल के बारे में और जो मैट पे वो ग्राउंड पे जो काम कर सकता है वो काम करना चाहिए कोच को, ना कि ट्रेनर वाला काम करना चाहिए कोच को। आपको एक अच्छा ट्रेनर रखना पड़ेगा जिसको ये समझ हो कि कितनी ट्रेनिंग करनी है। किसी हेलो के पास हेलो हेलो जी हेलो जी किसी जी का सर। ट्रेनर नहीं है तो क्या करेंगे सर? हाँ, किसी के पास ट्रेनर नहीं है तो हम क्या करें? आप नेट से बहुत कुछ देख सकते हो सर। आज के टाइम यूट्यूब पे कहीं पे भी आपको कितनी रनिंग करनी चाहिए, और मेरे हिसाब से वार्म अप, अगर आप गेम लगाने जा रहे हो, शाम को प्रैक्टिस करने जा रहे हो, तो आपको ज्यादा रनिंग की जरूरत नहीं है। आपको आपको अच्छे से वार्म अप करना चाहिए, पूरी बॉडी, आपके सभी मसल वार्म अप हो जाएं, उसके बाद स्ट्रेचिंग करके और अच्छी पूरी बॉडी जब ये हो जाए कि खेलने के लिए तैयार है, तब आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। थैंक यू सर। ओके ओके। हेलो हेलो सर, मैं जी जी सर मैं सीताराम रजक, हजारीबाग, झारखंड से। जी सर। सर पूछना है कि कभी-कभी मैच में एग्रेसिव होने के कारण गेम बहुत फास्ट हो जाता है। और गेम फास्ट होने के कारण कहीं न कहीं मैच थोड़ा-सा नियंत्रण से बाहर चला जाता है, जिसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। तो एग्रेसिव कितना होना चाहिए जो टीम बैलेंस में रहे? मतलब अभी कितना हद तक अभी जायज़ है ये एग्रेशन? अभी देखो, कुछ कुछ प्लेयर होते हैं जो अग्रेशन में ही खेलना पसंद करते हैं। अगर वो अग्रेशन में नहीं खेलेंगे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते। और सभी पूरी पूरी टीम अगर अग्रेशन में खेलेगी तो फिर आप मैच नहीं जीत सकते, मैच हार जाओगे। और फास्ट, जो आप फास्ट की गेम बात कर रहे हो कि गेम कब फास्ट करनी चाहिए, जब मेरे हिसाब से आपकी टीम पीछे लगी हुई हो, कि आप टाइम कम है और दूसरी टीम की लीड ज्यादा है, तो आपको बहुत फास्ट खेलना चाहिए। ओके सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। हेलो जी सर। हेलो जी 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 बोलिए सर।
हेलो, मैं प्रदीप राठी बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी, हाँ प्रदीप जी अपना सवाल राठी बात पूछिए। कर रहा हूँ सर। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई दो टीम खेल रही है, एक टीम थोड़ा अच्छी है, एक टीम थोड़ा हल्की है, तो जो जी। हल्की हाँ, टीम है 6 मिनट का टाइम बचा है ना, और 5-6 मिनट का टाइम मैच के अंदर बचा हुआ है, और हल्की जो टीम है उसके पास लीड कम से कम 10 या 8 पॉइंट की लीड है, जी। तो उसको डिफेंसिव में आ जाना चाहिए, या फिर जो अग्रेशन से वो शुरुआत से खेले थे जिसकी वजह से इतनी लीड उन्होंने हल्का होने के बावजूद ले ली थी, उसी नहीं नहीं, टेम्पर को रखे और टाइम पे देखो मैच को लो करने की कोशिश करें। देखो, जब आपके पास लीड है 10 पॉइंट की और टाइम कम बचा है, तो आपको कभी भी फास्ट नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आप जी। फास्ट खेलोगे तो टाइम दूसरी टीम को ज्यादा मिलेगा। आपको हमेशा ही जब भी हाँ आपकी सर, मैं लीड ये पूछ रहा आप जिस टेम्पर से हम खेलते आए सर, जिस टेम्पर से हम खेलते आए जी, सेम वही टेम्पर रखें या मैच को बिल्कुल स्लो करने की कोशिश करें वहां पे? अरे आप जिस टेम्पो में खेलते आए हो वो तो आपने पूरा मैच खेल लिया, अभी आपके पास लीड है, अभी आपके पास जी लीड है, तो सर। आप क्यों क्यों फास्ट खेलोगे? उस टेम्पो में मत खेलो ना। अभी आप उस टेम्पो में खेलोगे तो दूसरी टीम को फायदा ज्यादा होएगा, ज्यादा टाइम मिलेगा उनको खेलने का। अगर आप स्लो कर दोगे मैच को, आप 30 सेकंड की रेड करके आओगे और बड़े आराम से यहाँ से रेड करने जाओगे, 2-3 सेकंड उसमें भी लोगे, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। सर वो तो ठीक है, लेकिन मैं डिफेंस के बारे में पूछना चाह रहा था इसमें। हाँ सर, डिफेंस के बारे में भी अगर आपके पास लीड है तो आप अग्रेशन डिफेंस क्यों करोगे? एडवांस कैच करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ठीक है आपको सर। सेफ सेफ खेलना चाहिए और थोड़ा सा वाइड करके डिफेंस खेलना चाहिए कि जिससे आपको जल्दी टच ना होए। हेलो। जी जी, ओके, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून ब्रदर। सर मैं निखिल दत्ता बोल रहा हूँ बोकारो चास से। जी जी सर एक क्वेश्चन था कबड्डी के ऊपर। जी। सर कबड्डी में एक रेडर रेड करने जाते हैं तो उनको किस किस सिचुएशन में बोनस पॉइंट नहीं मिलता है? ओके। क्या क्या सिचुएशन हो सकता है जिस कारण वो बोनस पॉइंट नहीं मिल सकता है बोनस लाइन टच करने के बावजूद भी? देखो, पहली बात तो 6 और 7 रहेंगे तभी बोनस मिलेगा। 6 और 5+5। हाँ, 6 और 7 प्लेयर जब कोर्ट पे रहेंगे तभी बोनस मिलेगा आपको। ओके ओके सर। और दूसरा जो वहां पे बोनस लाइन है वो आपको क्रॉस करनी होगी और दूसरा पैर जमीन से उठाना होगा, हाँ तभी बोनस मिलेगा। हाँ सर। जी एक रेडर मान लीजिए एक को आउट किया, टच किया, जी। हाँ जी टच करने के बाद उनको वो बोनस लाइन लिया, क्रॉस किया जी, तो जी उसको टच करने के बाद। हाँ किसी प्लेयर को टच किया उसके हाँ बाद वो बोनस पॉइंट लिया, जी। फिर रिटर्न आ गया सेफली, तो उसको बोनस पॉइंट दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। अगर 6 या 7 प्लेयर हैं हाँ और हाँ। उसने टच भी कर लिया और बोनस भी कर ली तो दिया जाएगा। अच्छा मनप्रीत जी, मैं पहले आपको टच डिस्टर्ब किया। करना चाहूंगा। जी मनप्रीत जी, जी जी सर। बोनस सिर्फ स्ट्रगल से पहले दिया जाएगा, स्ट्रगल होने के बाद से 6 हो या 7 हो उस समय बोनस नहीं दिया जाएगा। कैसे सर? अब देखो, स्ट्रगल तो वो पकड़ने आएंगे अगर कोर्ट के अंदर 6 आदमी है सर, 6 या 7 यदि आदमी है। पहले टच कर लेता है, पहले सबसे टच पॉइंट ले लेता है तो उसके बाद बोनस नहीं मिलेगा। हाँ यही मैं भी जानता था। सर तो ओके। मैं तो हाँ सर, बोलिए सर। मेरे 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 को सुनाई दिया है कि टच भी किया है और बोनस भी किया है। हाँ पहले 6 वो और 7। मैं यही बोलना चाह रहा था आपको, यदि जी जी पहले टच कर लेता है उसके बाद बोनस करता है तो बोनस वैलिड नहीं है। जी जी जी, किसी बिल्कुल भी बिल्कुल प्लेयर सर। को टच करने से पहले बोनस करना जरूरी है, जी जी जी, जब बिल्कुल 6 या बिल्कुल 7 सर। हो तो। यदि हाँ यह हाँ, पहले टच हो जाता है तो उसके बाद बोनस नहीं। बोनस नहीं मिलेगी सर, बिल्कुल बिल्कुल जरा बंद नहीं कर दे। मिलेगी। हाँ थैंक यू सर, ये क्लियर हो गया। थैंक यू सर।
हेलो, नमस्कार सर, मैं कृष्ण यादव बोल रहा हूँ। जी सर, मैं ये बोलिए सर। जानना चाह रहा हूँ कि आज की सिचुएशन को देखते हुए साइकोलॉजिकल कोच की कितनी आवश्यकता है, और यदि है तो वह टीम को कैसे सपोर्ट कर सकते? मनोवैज्ञानिक कोच जो सर किस हर टीम को, हर बंदे को जरूरत है इस चीज की, तो लेकिन वो आपको लंबे टाइम के लिए रखना पड़ेगा टीम के साथ, जो कम से कम भी 6 मंथ 4 मंथ आपकी टीम को टाइम दे पाए। Yes, it's a long-term process. थैंक यू सर। ओके। I have a question. How to ask? जी हेलो। I want question. हेलो सर, एक चैट में सर एक सवाल। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। जी सर। हेलो सर, मैं करण कुमार झारखंड से। जी सर, जैसा कि आप एक एग्रेसिव खिलाड़ी के साथ साथ एक एग्रेसिव कोच भी हैं सर, तो मैच के दौरान सर कभी कभी ऐसा होता है, ये हम लोग स्टेट मैच में ज्यादा देखते हैं कि कोच एम्पायर या रेफरी के साथ बहस कर लेते हैं कुछ डिसीजन को लेके। वो गलत है सर। देखो, अपील कर सकते हो आप अपील कर सकते हो किसी भी पॉइंट को लेके। कोच का हक भी बनता है अपील करना, लेकिन झगड़ा करना, मारना और ये वो गाली देना, ये कोच का काम नहीं है, नई टीम का काम है, ये गलत है सर। तो ऐसे में कोच को क्या करना चाहिए? जाते हैं ना मैच में कि रेफरी ने गलत डिसीजन दिया, तो उसमें वो ग्राउंड में आके बोलने लगते हैं। जी, तो ऐसे में तो रेफरी तो टेक्निकल पॉइंट देते हैं, लेकिन इसमें रेफरी को क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में रेफरी को क्या करना चाहिए? रेफरी का काम तो वैसे वो मैच खिला रहा है, वो उसके पास वार्निंग दे सकता है, आपको कार्ड कर सकता है, और इसके अलावा तो रेफरी कुछ नहीं कर सकता। ओके सर, थैंक यू सर। और टेक्निकल पॉइंट दे सकता है आपके खिलाफ, वो तो देते ही हैं। हेलो, हाँ जी मनप्रीत सर, ये यूट्यूब में लाइव में अभी जो चल रहा है जी पंडित जी हैं एमपी से। हेलो सर, आवाज कट, आपकी मोटिवेट करने के लिए आपकी आवाज कट के आ रही है सर, प्रॉपर सुनाई नहीं दे हेलो रहा है। सुन पा रहे हैं? जी हेलो सर, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। सुन पा रहे हैं? विकास जी, आप क्वेश्चन करिए। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको। मधु पांडे हैं एमपी रेवा से, उन्होंने ये सवाल पूछा है कि आई हैव अ क्वेश्चन, समटाइम्स वी हैव टू मोटिवेट प्लेयर्स, समटाइम्स द साइलेंस विल बी द मोटिवेशन, हाउ वी विल फाइंड द सिचुएशन। अभी जैसे आप खुद बता रहे थे कि आंखों में वो इशारे हो जाते हैं, और तो बेसिकली आप मोटिवेट बाहर बैठ के कोच कैसे मोटिवेट करेगा प्लेयर्स को, मेरे ख्याल से ये पूछना चाहते हो। देखो, जब आपको अगर मैच चल रहा है, हाफ टाइम होता है, आपको 4-5 मिनट का टाइम मिलता है, तो आप बहुत कूल माइंड से प्लेयर को बोलो कि आप थोड़ा ठंडे हो जाओ, एक लंबा सांस लो, और फिर उसको समझाओ कि आप ये गलती कर रहे हैं बेटा, ये नहीं करनी है हमें, नहीं तो हम मैच हार जाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी गेम पे फोकस रखें, तो आप बहुत अच्छा करके दोगे, तो वो शायद अगली बार वो गलती नहीं करेगा और अच्छा करके देगा। लेकिन जब मैच चलता है तब आप इतनी बात नहीं कर पाते प्लेयर से, और तब तो आपको सिर्फ इशारों में ही समझाना होगा, और बहुत कम टाइम मिलता है आपको प्लेयर को बोलने का। लेकिन जो कैप्टन है वो बहुत आपकी बात समझ जाना चाहिए, और प्लेयर को अंदर खेलते टाइम भी मोटिवेट करता रहे। जब भी आपका प्लेयर रेड करने गया है, तो बाकी जो 4-5-6 प्लेयर जितने भी कोर्ट पे हैं, वो सभी को इकट्ठा करके उनको बोलता रहे कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम ये मैच जीतेंगे, और सिर्फ हमें अपनी स्किल पे और अपनी प्लानिंग पे काम करना है। और सर, यहाँ चैट में विशाल सिंह कोडरमा से उन्होंने पूछा है कि मेरा प्रश्न है कि अभी लॉकडाउन के दौरान कबड्डी प्लेयर अपने घर पर कबड्डी की किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कौन-कौन से मूव्स की प्रैक्टिस किया जा सकता है? देखो, वो तो घर पे डिपेंड करेगा। अभी जैसे मैं
यहाँ पे रह रहा हूँ ब्रदर, बहुत छोटा है, छोटे छोटे रूम है मेरे पास। सो मैं तो कुछ भी ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे कबड्डी पे। अगर आपके पास घर आपका थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा मिट्टी का भी है जिसमें मड हो, तो आप बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर सकते हो, अपनी बोनस की ट्राई प्रैक्टिस कर सकते हो, टच की कर सकते हो, टर्निंग कर सकते हो। आपको गिरना आना चाहिए मैट पे कि कैसे गिरना है। सो आप हर तरह की प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका घर थोड़ा सा कबड्डी एक कोर्ट, हाफ कोर्ट के भी जितना हो, सो आप सभी वो मूवमेंट कर सकते हो घर पे, क्योंकि कबड्डी का ग्राउंड कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा होता है। सो आप सभी मूवमेंट अपने घर पे कर सकते हैं। सर क्वेश्चन सर, सर एक क्वेश्चन। जी सारे देख जो रेड कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं वो पूरा डायरेक्ट में है जी। एक मिनट, हेलो विकास आप बोलना भाई, समझ में नहीं आया। हाँ, आप क्या पूछ रहे हैं जी, बताइए। सर जो रेड कर रहा है वो रेड कर रहा है, वो 1 पॉइंट से लीड कर रहा है, जो दो डायरेक्ट में गए हुए हैं, उस समय किस तरह का डिफेंस करना चाहिए? बेसिकली आप पूछ रहे हैं कि डू और डाई में डिफेंस कैसा होना चाहिए अगर 1 पॉइंट की लीड है। हाँ सर, वो लास्ट रेड है, डू और डाई रेड है। अच्छा बेसिक रेड कर सर, रेड आखिरी है, 1 पॉइंट की रेड है और डू और डाई रेड है, तो ऐसे सिचुएशन में डिफेंस कैसा हो? हमारी लास्ट रेड है हाँ, या दूसरी टीम की? दूसरे टीम की लास्ट रेड है, उनकी वो डू और डाई रेड है। लास्ट रेड हाँ हाँ, और तो हमें 1 तो पॉइंट फिर की लीड है अपनी, हाँ, तो डिफेंस कैसा हो? देखो सबसे पहले अगर हमारी 1 पॉइंट की लीड है और लास्ट मिनट बाकी है, तो दूसरे की रेड है, तो हमें तो डिफेंस अच्छा करना ही होगा और इंतजार करना होगा रीडर का कि हम एडवांस कैच ना करें, वो खुद टच हमें करने आए, और वो टच कहाँ करता है और हम जब वो टच करे रीडर तब उसकी कैच करें। सर आप कुछ बोल रहे हैं विपिन सर? हेलो विकास जी, आनंद बोल रहा हूँ। हाँ आनंद जी बोलिए। ये जो चैट में क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन डॉक्टर श्रीधर सर ने किया है, सेम क्वेश्चन कि वहां पे सुपर टैकल की सिचुएशन है, लास्ट रेड है और साथ में स्कोर भी बराबर चल रहा है, इस टाइप का चैट में क्वेश्चन किया है। तो कोच साहब से गुजारिश है कि इसका जरूर आंसर, डॉक्टर श्रीधर सर ने इसका क्वेश्चन किया चैट पे, मैंने अभी चेक किया है। सेम क्वेश्चन। देखो सुपर मैं सर प्रॉपर समझ नहीं पाया हूँ, आप समझाओगे एक बार विकास? हाँ सर, यहाँ पे इन्होंने लिखा है लास्ट रेड ऑफ द मैच, दैट इज लास्ट रेड, हाँ, दैट इज डू और डाई इन योर टीम, 3 players in defense. जी, you have 1 timeout but match score is a tie. What you are going to advise to your player during that timeout? अभी देखो फिर तो आप डिफेंस ही करना पड़ेगा जी, है ना। अगर वो जिस जो रेड करने आया अगर उसकी लीड होती तो वो वॉक करके जा सकता है, लेकिन मैच ही बराबर है और डू एंड डाई रेड है। हेलो मंजीत जी सर। हेलो, द मैच इज टाई। ओके, आई एम श्रीधर हियर, डॉक्टर श्रीधर। ओके, मैच टाई, a match is tie. Okay, example 2020. Okay, the rider is doing his last ride of the match. वो आखिरी राइड है उसका, आखिरी राइड है, मैच टाई है, आप डिफेंस में बैठा है, अभी 3 प्लेयर है डिफेंस में जी। ओके, सो लास्ट राइड 3 प्लेयर्स, द मैच इज टाई, सो आपके पास एक टाइम आउट है। हाँ ओके, वो टाइम आउट लेके आप क्या टिप्स देना चाहता है आपका प्लेयर्स को इन डिफेंस में? जी, डिफेंस को तो मैं सर यही टिप्स दूंगा अपने प्लेयर को। पहले तो देखूंगा कि टाइम टेबल क्या कह रहा है रेड का, कि 30 सेकंड की रेड बाकी है या 10 सेकंड की रेड बाकी है ना। हाँ, और उसके बाद मैं अपनी टीम को देखूंगा कि मेरी टीम जो पॉइंट टेबल है उस पे कहाँ पे है। अगर मैं बहुत पीछे हूं तो मेरे को तो डू एंड डाई जाना ही है। अगर मेरे को 2 पॉइंट लेके भी फायदा होता है तो मैं मैच टाई रखूंगा फिर।
नहीं नहीं, मैच ऑलरेडी टाई 2020, मैच तो अरे 20-20 में है। हाँ ओके, मैच ऑलरेडी टाई, वो लास्ट ट्रेड है, वो 2 ओवर टाइम में पॉइंट लिया तो यू आर गोइंग टू लूज द मैच। ओके, अब आपको तो फिर डिफेंस करना ही होगा। आपको आप डिफेंस प्लेयर्स को कैच करने के लिए बोलता है, नहीं तो रेडर को पकड़ने के लिए व्हाट द टैक्टिक्स यू आर गोइंग टू यूज। हाँ, अगर मेरे डिफेंस में 3 प्लेयर बाकी हैं और लास्ट रेड है, यही प्रश्न है ना? हाँ, वही। हाँ, तो मैं अपनी टीम को ये बोलूंगा कि लेफ्ट साइड का रेडर है या राइट साइड का रेडर, जो भी रेड करने आएगा, तो लास्ट रेड है कि हमें सपोज करो मेरे पास सुनील या प्रवेश की चेन है आगे। ओके, तो मैं उनको ये बोलूंगा कि आपको हमेशा ही रेडर के ऊपर खेलना है, ना कि पीछे। क्योंकि वो रेड में डिफेंस में चेन में अच्छे हैं, तो मैं जो मेरी डिफेंस का अच्छा मूव होएगा वो मैं रेडर के पीछे नहीं रखूंगा रेडर के। और ये बोलूंगा जितना हो सके ट्राई करना है बैक एंड पे कैच करनी है, ना कि एडवांस कैच करनी है। और जितना लंबा हो सके रेड को चलने दो। हम लास्ट में जब रेडर ट्राई करेगा तब रेड टैकल के लिए जाएंगे। यू आर राइट, ओके देन गुड। सर यहाँ पे आप शायद मेरे ख्याल थैंक यू से मैम। यहाँ पे शायद एक पॉइंट आप और बोल रहे थे कि डिसीजन उस पे भी डिपेंड करता है कि पॉइंट टैली में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। हाँ, जैसे प्रो कबड्डी की बात हम करें तो अभी सपोज करो टाइम आपका जो टेबल है उस पे आपकी टीम कहाँ खड़ी है। अगर आपको टाई करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, आपको सिर्फ फायदा है आप मैच जीतो, तो आपको रिस्क लेना होगा। आप लीग पॉइंट्स का कैलकुलेशन देख रहा है। ओके, आपको बिल्कुल क्लोज खेलना होगा रेडर के। जब भी आप रेडर के क्लोज खेलोगे तो आपके कैच करने के, टैकल करने के रेडर को चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब 2 और 3 में जितना आप वाइड खेलोगे तो रेडर के पॉइंट लेके जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, पॉइंट्स का टेबल भी देखना है ना। हाँ, प्रो कबड्डी में तो आपको बहुत कुछ देख के चलना होता है, बहुत सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट। या जी, ओके, थैंक यू। हेलो जी गुड आफ्टरनून सर। विकास सर। हाँ बोलिए सर। इस पे मुझे लगता है कि एक सिचुएशन और बन सकती है कि अपोजिट टीम जो है, अपोजिट टीम हम तो टैकल कर रहे हैं, अपोजिट टीम के जो बेस्ट राइडर हैं वो इन हैं या बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि सभी तो कुछ राइडर होते हैं और कुछ डिफेंडर होते हैं। अगर बेस्ट राइडर बाहर बैठे हैं तो मुझे लगता है कि फिर कोशिश कर लेना चाहिए। नंबर 1 मनप्रीत सर, क्या ये हो सकता है? देखो, जब ये सिचुएशन आती है तो कोई भी कोच मेरे हिसाब से डिफेंसर से रेड नहीं डलवाएगा। अगर उसके पास बाहर बेंच पे भी अगर कोई ऐसा प्लेयर बैठा है जो थोड़ी मोटी रेड कर सकता है तो वो उसी से रेड कराएगा। ओके सर, मैंने यही बोला, हो सकता है। जी हेलो जी सर। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार सर। सर, इन केस ऑफ येलो कार्ड। जी, येलो कार्ड इन केस ऑफ येलो कार्ड, फील्ड में 2 ही प्लेयर है डिफेंडर के। जी। तभी लोना हो जाता है। जिस डिफेंडर का प्लेयर येलो कार्ड पाकर बाहर बैठा है, उन लोगों का लोना हो जाता है। वहां पर डिसीजन क्या होगा? देखो, पहली बात तो वो येलो कार्ड जो रेफरी एम्पायर है वो आपको ऐसे नहीं करेगा। किसी भी आपने बहुत ही बड़ा कोई मिस्टेक किया है, ब्लंडर मिस्टेक किया है, तभी आपको येलो कार्ड करेगा। और येलो कार्ड कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आपको 2 मिनट के लिए बाहर बैठना पड़ेगा। तो फिर आप जब आपके 2 मिनट पूरे हो जाएंगे तभी आप अंदर आएंगे। और उस टाइम अगर लोना हो गया है तो आपको जब भी आपके 2 मिनट खत्म होंगे तब आप अंदर आएंगे ना। अगर लोना हो गया तो पॉइंट कितना मिलेगा टीम को? टीम को तो वो जो एक जो टेक्निकल पॉइंट तो वैसे ही दे दिया जब वो बाहर चला गया येलो कार्ड से, ठीक है। वो प्लेंटी भी हो जाएगी, और प्लेंटी हो जाएगी तब भी
वो बाहर ही बैठा रहेगा, वो ऐसा नहीं कि अंदर आ जाएगा। जब उसका 2 मिनट सस्पेंशन खत्म हुए तभी वो अंदर बाहर से अंदर आएगा। देखिए सर, और 2 प्लेयर है, 2 प्लेयर आउट हो गए जी, तो पॉइंट क्या होगा? 2 + 2 4 पॉइंट जी। और देन ऑल रिवाइव, यही डिसीजन होगा ना। जब ऑल रिवाइव होगा तो वो जो येलो कार्ड है वो बाहर ही बैठा रहेगा। जिसको येलो कार्ड होगा वो तो बाहर ही बैठा रहेगा। उसका 2 मिनट जब होगा वो अंदर आएगा। नहीं, मैं ये जानना चाहता था। अभी देखो जब रेडर होता है, हाँ, जब रेडर को येलो कार्ड मिलता है, सपोज करो मेरी कैच हो जाती है, हाँ, मेरी कैच भी होगी, मैं टैकल हो गया हूँ और फिर मेरे को येलो कार्ड कर दिया है, हाँ, और येलो कार्ड करके मेरे को 2 मिनट के लिए बाहर बिठा दिया है। हाँ। लेकिन मेरी एंट्री तब होएगी जब मेरी टीम के लड़का पॉइंट लेंगे और मेरे को खड़ा करेंगे, उसके बाद मेरा 2 मिनट स्टार्ट होगा बाहर। हाँ, हाँ, अब सपोज करो मैं 5 मिनट तक अंदर नहीं आया ग्राउंड में, हाँ, तो वो 2 मिनट मेरा काउंट नहीं होगा। काउंट नहीं होगा। जब आप रिवाइव होंगे उसके बाद वो 2 मिनट काउंट होगा। वैसे उसके बाद 2 मिनट काउंट करेंगे वो। सर मैं ये जानना चाहता था कि वो जो लोना हो रहा है वो 2 ही थे अंदर, दोनों को अगर एक साथ आउट कर लिए तो 2 + 2 4 पॉइंट और 1 पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। ऑल रिवाइव, देन वो जो बाहर है वो बाहर रहेगा। 2 मिनट होने के बाद वो अंदर आएगा। ठीक है, थैंक यू सर। सर यहाँ श्रीकर कुमार माझी उन्होंने चैट पे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मड प्रैक्टिस एंड मैट प्रैक्टिस एंड व्हाट इज द बेस्ट बेनिफिट बिटवीन देम? ये बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आता है मड और मैट के बीच में। आप एज अ कोच क्या बोलेंगे? सर मैं जो कोच बोलना चाहता हूँ कि जो मैंने मड पे कबड्डी खेली है और उसके बाद मैट पे भी खेली है, सो जमीन आसमान का फर्क है मैट का और मड का। जो मड में स्पीड होती है रेडर की और डिफेंस की वो इक्वल होती है, लेकिन जो मैट होता है वहां पे रेडर की स्पीड डिफेंस से 50% ज्यादा होती है। सो और जो नए बच्चे हैं आज के टाइम प्रैक्टिस करते हैं, सो वो मैट से तैयार हो रहे हैं, सो उनको मिट्टी में खेलना बहुत डिफिकल्ट है, और जो मिट्टी में प्लेयर खेलते हैं वो मैट पे खेल सकते हैं, ये फर्क है। और जो सबसे अच्छी गेम मेरे हिसाब से मानी जाती है या मैंने खेला है, मेरे को तो मिट्टी में मड में ज्यादा मजा है। सो अभी मैट का चलन है, मैट पे खेलते हैं। सो कबड्डी अभी दिन रात ऊपर ग्रोथ कर रही है, सो वो मैट पे ज्यादा जरूरी है, बट जो असली मजा है वो मिट्टी का ही है। और यहाँ पे कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? हेलो सर। जी 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 सर बोलिए। नमस्ते सर, मैं देव कुमार झारखंड से सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा लास्ट रेड है। हाँ जी। और हम 1 पॉइंट से पीछे चल रहे हैं और सुपर टैकल का सिचुएशन है, और हमारा जो ग्राउंड के अंदर सपोज दोनों हमारा रेडर ही अंदर है, तो हम इस स्थिति में एक कोच के नाते क्या उसको सजेशन दे सकते हैं? देखो आपका डू एंड डाई रेड है, फिर तो आपको रेड तो करनी पड़ेगी सर। डू एंड डाई रेड मतलब यदि नहीं हो उस सिचुएशन में। हेलो सर, लास्ट रेड है। हाँ लास्ट रेड है या लास्ट रेड डू एंड डाई रेड है? ऑपोजिट टीम का सर लास्ट रेड डू एंड डाई रेड है सर। ये ऑपोजिट टीम का लास्ट रेड यदि डू एंड डाई रेड हो। डू एंड डाई, हाँ। फिर आपको आपके दोनों रेडर बाहर ले लेनी चाहिए, आपको डिफेंस रखना चाहिए। हमारा दोनों सब्स्टिट्यूशन सर यदि हमारे पास खत्म हो चुका है तो फिर आपको खेलना ही पड़ेगा, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो उस टाइम में सर एज ए कोच क्या ये सजेशन दे सकते हैं सर? हाँ एज ए कोच मैं उनको यही बोलूंगा कि जो डाइव कर सकता है, दोनों में से अच्छी डाइव करता है वो पीछे रहेगा, और जो आगे रहेगा वो तब तक टैकल के लिए नहीं आएगा जब तक पिछला डाइव नहीं करेगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके हेलो। और जी जी सर। हेलो जी जी बोलिए सर। हेलो। हाँ पूछिए, आपकी आवाज आ रही है। सर मैं तिलक राम साहू बोल रहा हूँ, जमशेदपुर झारखंड से। जी जी सर बोलिए सर।
सर एक चीज बताइए, मैट में खेलना और ग्राउंड पे खेलना, आपने बताया कि मजा तो ग्राउंड पे भी आता है सर, मैट में ही खेलने पे, लेकिन सर अभी तो मैट का गेम है, तो फुटवर्क बनाने के लिए मैट में जो ग्राउंड पे खेलता है और मैट में खेलने के लिए जो फुटवर्क बनाने के लिए, उसके लिए क्या स्टेप करना होगा, क्या करना होगा इम्प्रूव करने के लिए? इम्प्रूव करने के लिए? हाँ, मैट पे खेलने के लिए या मिट्टी पे? मिट्टी पे ऑलरेडी ग्राउंड पे बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, करता है, ठीक है, मिट्टी पे करता है। अभी मैट पे आने के लिए सबसे पहले तो उनको खेलने के लिए सर, मैट में खेलने जाने के लिए अगर उनको फुटवर्क कौन सा कराना होगा जो वो बच्चा उस पे सही तरीका से स्टेप गिरा सके और अच्छा खेल सके? देखो, मैट की जो ट्रेनिंग है, आपको मैट की जो स्पीड है वो आपको सिर्फ मैट से ही मिलेगी, क्योंकि मिट्टी में तो आप ट्रेनिंग कर ही रहे हो। मैट की मैं कहता हूँ, जो मैट पे हम खेलते हैं, मैच खेलते हैं और ट्रेनिंग करते हैं, जो नए बच्चे हैं वो मैट पे अगर स्टार्टिंग से ट्रेनिंग करते हैं तो उनको बहुत फायदा होएगा। और जो स्पीड की बात करते हो आप, तो आपको मॉर्निंग में, जो हम मॉर्निंग में फिटनेस करते हैं, उस टाइम आपको स्पीड एक्सरसाइज ज्यादा करनी होगी, जिससे आपके अंदर स्पीड आए। तो सर उनको तो मैट पे ग्राउंड पे ही ना स्पीड का प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, मट्टी में? तो मिट्टी में मॉर्निंग सेशन होता है जी, वहां पे आपको स्पीड की एक्सरसाइज ज्यादा करनी पड़ेगी, जिससे आप में स्पीड आ पाए, और फास्ट करनी पड़ेगी। और अगर आपको मैट मिल जाता है मॉर्निंग में भी, हेलो, हाँ सर, हाँ सुन रहा हूं मैं। हाँ, अगर आपको मॉर्निंग में भी मैट मिल जाता है तो आपको कम से कम आधा घंटा 1 घंटा मैट पे जरूर खेलना चाहिए। ओके सर। नए बच्चों को, ये नहीं जो मेरे जैसे प्लेयर जो खेल चुके हैं, बन चुके हैं, उनके लिए तो एक ही टाइम मैट बहुत है, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो दोनों टाइम मैट पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। ओके सर। आवाज कम। सर यहाँ पे चैट में बहुत सारे क्वेश्चन है एफकेएच से रिलेटेड, लोगों ने पूछा है कि एफकेएच के बारे में, सुपर हीरोज फ्यूचर कबड्डी हीरोज जो प्रोग्राम है पीके का, मसाल स्पोर्ट्स का, उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कैसे होता है, कैसे जाएं? हाँ यार, मेरे पास भी दिन सुबह से लेके शाम तक सभी के यही फोन कॉल और यही मैसेज यही आते हैं। तो भाई उसका सीधा सा फंडा है, जो आपका जिला सेक्रेटरी है, स्टेट सेक्रेटरी है, आप उनके टच में रहिए, क्योंकि जब भी प्रो कबड्डी यंग प्लेयरों के लिए कोई भी प्रोग्राम होता है, फेडरेशन करती है मसाल स्पोर्ट्स के साथ मिलके, तो वो सबसे पहले आपकी स्टेट में सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट है, उनको बोलते हैं, और वो आपकी डिस्ट्रिक्ट में जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं उनको बोलते हैं। तो आप उनके टच में रहिए, वहां से आपको बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। सर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एज अ कोच आपके लिए तो काफी वैलिड क्वेश्चन है। मधु पूछा यूट्यूब पे, इज द लैंग्वेज अ बैरियर फॉर टीम कॉम्बिनेशन एंड मोटिवेशन? क्योंकि आज के दिन में टीम्स में, जैसे पीकेएल के आपकी टीम में ईरान के भी प्लेयर्स हैं, हमारे साउथ से भी प्लेयर्स होते हैं, नॉर्थ से भी प्लेयर होते हैं, तो पूरा मिक्सचर होता है। आप एज अ कोच कैसे हैंडल करते हैं, या फिर प्लेयर्स कैसे एक दूसरे से बात करते हैं? देखो, प्रो कबड्डी के अंदर आपको ना 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, बहुत सारी टीमें 3 मंथ का भी, नहीं तो सभी टीमें 2 मंथ, 1.5 मंथ सभी कैंप अटेंड करती हैं, सभी कैंप लगाती हैं अपना। तो वहां पे सभी लैंग्वेज का एक मिक्सचर हो जाता है, तो सभी एक दूसरे की बात समझना स्टार्ट कर देते हैं, अच्छी रिलेशन बन जाते हैं कोच के प्लेयरों के। सो वहां पे फिर जब आप मैच खेलने जाते हो तो वहां पे जाके आपको ज्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में भी टच को तो टच ही बोलेंगे, हिंदी में भी टच बोलेंगे, और एंकल होल्ड, थाई होल्ड, डैश एंड रनिंग चेन, या फिर कवर पे चेन, सो डाइव, ये सभी चीजें मेरे हिसाब से सभी लैंग्वेज में सेम ही है, तो सभी को समझ आ जाता है कि डाइव करना था या नहीं करना था। सो ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, जो साउथ के थोड़े मोटे, ज्यादा नहीं,
एक दो प्लेयर को ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी, या फिर जो नए बच्चे आने वाले हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज जिनको अच्छी इंग्लिश आती है या फिर अच्छी हिंदी आती है, उनको तो ये प्रॉब्लम नहीं आती जी। बाकी 90% प्लेयरों को तो मेरे हिसाब से लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर एक और क्वेश्चन यहाँ कृतिका कुमारी झारखंड से इन्होंने पूछा है, सर मुझे एक बेस्ट रेडर बनने के लिए क्या करना चाहिए? प्लीज सर मुझे कुछ टेक्निक्स बताएं और डाइट बताएं और वर्कआउट। देखो सबसे पहले तो 3 चीजों का बहुत अच्छा एक मेल है कि आपको बहुत अच्छा डाइटिंग चार्ट बनवाना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उसके साथ बहुत अच्छी आपको रेस्ट करनी पड़ेगी। अगर आप ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन अच्छे से बिठा पाते हो तो फिर आपको रेडर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर डेडिकेशन आप कितने हो अपनी गेम को लेके, और अपनी कबड्डी स्किल के बारे में, अपनी गेम के लिए आप क्या कर सकते हो और कितनी अच्छी एकेडमीज में या अच्छे कोच के पास जा सकते हो। सो वहां से आपको बहुत सारा आगे बढ़ने के लिए आपकी लाइफ में और अच्छी रेडर बनने के लिए बहुत साथ मिलेगा। अगर आप वहां नहीं जा पाते हो या अच्छे कोचेस के पास आपके घर से दूर है ट्रेनिंग, या आपके घर से दूर है ट्रेनिंग और आप अच्छी सी डाइट नहीं ले पा रहे हो, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से आप डाइट पे भी किसी अच्छे डाइटिशियन से लेके, जो आप मतलब बहुत सारे मेरे जैसे परिवार या कबड्डी के अंदर कोई टाटा बिरला तो सभी है नहीं, सभी मीडियम परिवारों से ही आते हैं। सो हमें ऐसी डाइट खानी चाहिए जिससे हमें प्रोटीन, विटामिन और ये वो सब मिल जाए। सो वो आपको अच्छे से बता पाएंगे। बाकी अगर हम बहुत सारी अपनी गांव देहात में ऐसा होता है कि दूर दूर ट्रेनिंग करने जाना पड़ता है, और अगर हम वहां भी नहीं जा पा रहे हैं तो बहुत सारे कोच हैं जो ऑनलाइन आपको टिप्स दे सकते हैं, आपको अच्छी ट्रेनिंग के बारे में बता सकते हैं। तो प्लीज आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। सो आप बहुत अच्छे रेडर बन सकते हो। यहाँ प्रवीण सिंह रांची, आप कुछ पूछना चाहते हैं प्रवीण जी? हेलो। हाँ प्रवीण जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर हमारी आवाज, आपकी आवाज आ रही है। गुड इवनिंग कोच साहब। जी सर। गुड इवनिंग कोच साहब। गुड इवनिंग ब्रदर, कैसे हो सर? सब बढ़िया सर, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। कोच साहब मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं एक एकेडमी बनाया और उस एकेडमी में जिस तरह फुटबॉल का एक स्टैंडर्ड होता है, बच्चों एक क्लास की 8 साल का बच्चा या 12 साल का बच्चा को चयन करना और उसके बॉडी ग्रोथ को लेकर, तो किस तरह से हम आकलन करेंगे? जो क्योंकि कबड्डी में आप वो कबड्डी पहले जैसा रहा नहीं। आज जैसे आज कबड्डी का स्टैंडर्ड बहुत ही हाई हो चुका है एशियन और वर्ल्ड लेवल पे। तो हम कल का फ्यूचर बनाने के लिए इंडिया का एक एकेडमी में हम बच्चों को चयन करते हैं, तो उसका क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलेंगे कि कल वो बच्चा वो एकेडमी में ट्रेनिंग लेकर उसका ग्रोथ हो पाए? तो आप बोर्डिंग रखते हो बच्चों को या खाली ट्रेनिंग के लिए बच्चे आते हैं? नहीं, मैं बोर्डिंग नहीं, मैं केवल ट्रेनिंग के लिए रखता हूँ। अच्छा, ट्रेनिंग करने बच्चे आते हैं? हाँ, मैं ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो गांव के बच्चे हैं, मैं वहां से कलेक्ट करके उन लोग को बुलाकर मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ। और जी, जो हाँ सर, जो नए बच्चे होते हैं, बिल्कुल मतलब जो शुरुआत करते हैं, आप उनकी बात कर रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो कभी भी ये गलती मत करना दोस्त, जो पुराने कोच करते थे कि जो नया बच्चा आता था खेलने, उसको खेलने भी नहीं आता था कबड्डी, और उसको जबरदस्ती ग्राउंड में घुसा देते थे खेल कबड्डी। सो वो टाइम अभी नहीं है। अभी पहले आपको जो नए बच्चे आते हैं उनको फिटनेस उनकी अच्छी हो जाए, पहले फिटनेस पे ध्यान देना है। उनकी परिवार से पूछ के भी आप कितनी डाइट दे पाते हो, इनको कितनी दे सकते हो,
उस हिसाब से उन बच्चों की लिस्ट बनाएं और उस हिसाब से आप उनकी ट्रेनिंग कराएं। ऐसा ना हो कि घर पे बेचारे को एक गिलास दूध भी ना मिले और ट्रेनिंग आपने उसको मिल्खा सिंह वाली करा दी, तो वो कैसे प्लेयर बनेगा, है ना? तो वो आपको ध्यान रखना होगा। और सबसे पहले तो प्लेयर फिट हो जाए, वो एक उसकी बॉडी है जो वो एक अच्छी शेप ले ले खेलने के लिए, तो फिर उसको धीरे धीरे गेम में स्किल सिखाई जाए। उसके बाद उसको मैच के लिए और जैसे कबड्डी खेलते हैं वो खिलाई जाए। नहीं, मेरा जो बच्चा है सर वो एकेडमी में, वो 8 से 9 साल का बच्चा ही है, केवल 9-10 साल का बच्चा ही क्या एकेडमी के। नहीं, अभी बहुत छोटे हैं वो, उनको खाली आप वैसे जो बच्चे खेलते हैं मेरे हिसाब से 12 साल 13 साल तक तो बच्चों को उनके मन मर्जी से ही खेलना चाहिए, ना कि उन पे जबरदस्ती थोपना चाहिए कि ऐसे कर ऐसे करो। थोड़ा सा जब बच्चे की ग्रोथ हो जाए, अच्छा शरीर हो जाए, तो तब ध्यान देना चाहिए। ओके सर, ओके थैंक यू सर जी। बाकी आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लगे रहो दोस्त। धन्यवाद सर। जी मनप्रीत जी धन्यवाद। 1 घंटा हो गया और हमारे बीच एक गेस्ट उपस्थित है। मनप्रीत जी। जी सर। जी। उड़ीसा कबड्डी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी। हाँ जी। उड़ीसा कबड्डी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अजय कुमार बेहरा जी हमारे बीच लाइन पे है। मैं उनका तहे दिल से इस कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड में स्वागत करते हैं। कबड्डी एसोसिएशन झारखंड की ओर से, तमाम तकनीकी पदाधिकारी की ओर से, एम कबड्डी अड्डा की ओर से, विकास जी की ओर से। श्री अजय बेहरा जी से अनुरोध है कि 2 शब्द वो अपने बोले। अजय बेहरा जी। धन्यवाद विपिन जी। हाँ जी। हाँ जी। धन्यवाद विपिन जी, धन्यवाद। थैंक यू मनप्रीत। धन्यवाद। बहुत अच्छा क्लास, बहुत अच्छा हुआ। हम लोग को भी बहुत सीखना पड़ा। थैंक यू मनप्रीत जी, मेरा आपको आशीर्वाद है। अरे सर धन्यवाद, थैंक यू भाई, मेरा शुभेच्छा है। बहुत अच्छा अजय जी कबड्डी। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। कुछ भी हम भी उससे बहुत कुछ जाना जी। और मनप्रीत कैसा है? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, बहुत बस घर पे बैठा हूँ सर। और देखो दाढ़ी कितनी बड़ी बड़ी होगी, बाल बहुत बड़े बड़े हो गए, लेकिन नहीं, भगवान आपके साथ है। आप अच्छा काम करता है, भगवान आपके साथ है। आपका कुछ भी होगा ना, आप आगे बढ़ते जाएगा। और उड़ीसा के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है। अरे सर बिल्कुल। मैं सर 24 घंटे रेडी हूँ और प्रार्थना करते हैं भगवान से कि पूरा देश हमारा सुरक्षित रहे और सभी अपने घर पे रहें। तो जब ये सही बात है, बीमारी दूर हो जाए तब हम कबड्डी फिर से स्टार्ट करेंगे खेलना। क्योंकि विपिन भाई मेरा भाई है, वो बहुत अच्छा काम करता है। विपिन भाई को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा बड़ा भाई है। बिल्कुल। धन्यवाद अजय भाई। अजय भाई कबड्डी अड्डा यूट्यूब चैनल पे डायरेक्ट लाइव कर रहे विकास जी, उनका भी सहयोग है इसमें बहुत बड़ा। विकास जी को भी धन्यवाद दे दिया जाए। मैं भूल गया था। सारी विकास जी, सारी मैं आपके साथ बात हुआ, आपके साथ सारी भाई विकास जी, बात होती रहती है अपनी तो। और आप जो कबड्डी के लिए काम करता है, आपको तो मैं कैसे धन्यवाद देगा, वो तो मैं भी सोचता नहीं। आपको बहुत कुछ कबड्डी के लिए काम करता है। मेरा मिसेस भी आपके बारे में, आपको बहुत आपका बारे में मेरे को बोला। वो और रेलवे का कोच है। जी। धन्यवाद अजय जी। थैंक यू। धन्यवाद मनप्रीत सर। थैंक यू। धन्यवाद विकास जी, आप सबों ने समय दिया। सभी टेक्निकल ऑफिशियल, कोच, प्रशिक्षक सबको धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ कल ठीक 3 बजे नीर गुलिया जी हमारे बीच रूबरू होंगे। आप सब लोग 2:55 तक लाइन पर हो जाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल। ओके। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ब्रदर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके सर।
बंद कर दूं? जी सर, ओके। जी सर। थैंक यू मनप्रीत सर। मैं एसपी यादव धनबाद से। थैंक यू ब्रदर।